नमस्कार। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। हालांकि मेरे वीडियोस में मैं बहुत ही डिटेल में चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूं, फिर भी शायद मेरे में कुछ कमी रह जाती है या वो लोग ध्यान से नहीं सुनते हैं, इसलिए सवाल उठते हैं। फिर भी खैर, वजह कुछ भी हो तो जो वो सवाल कर रहे हैं तो उसको क्लैरिफिकेशन में यहाँ देना अपना फ़र्ज समझता हूँ। तो एक भाई साहब लिखते हैं, ये अंग्रेजी में उन्होंने मैसेज किया है क्योंकि यूट्यूब पे ज़्यादातर अंग्रेजी में मैसेज होते हैं। अब चैनल हिंदी का है इसलिए मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके आपको बोल रहा हूँ और स्क्रीन पे इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा। अगर हमारी होम्योपैथिक दवाई से एग्रेवेशन हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें समझना चाहिए कि हमारे द्वारा दी गई दवाई सही सिमिलिमम नहीं है, इसलिए हमें पुनः सही सिमिलिमम का चुनाव करना चाहिए, या एग्रेवेशन की अवस्था में ही हमको इंतजार करते रहना चाहिए? तो अब समझना चाहिए कि हमको जो एग्रेवेशन देखने को मिलते हैं बहुत सारे केसेस में, वो आखिर एग्रेवेशन क्यों होते हैं? क्या उनको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमारे स्टॉलवर्ड्स ने तो ये कहा कि होम्योपैथिक एग्रेवेशन होना चाहिए, चाहे वो कुछ ही समय के लिए होना चाहिए। वो सही सिमिलिमम की पहचान होती है और होम्योपैथिक एग्रेवेशन होने के बाद मरीज में सुधार आना चाहिए, जिसको प्राइमरी एक्शन ऑफ मेडिसिन एंड सुधार वाली अवस्था को सेकेंडरी स्टेट ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। पर उन्होंने बहुत सारी कंडीशंस भी बताई हैं, जैसे डॉक्टर कैंट ने अपनी 12 ऑब्जर्वेशंस जो लिखी हैं उसमें बताया है कि एग्रेवेशन अगर प्रलॉन्ग करता ही चला जाए, पेशेंट की हालत ख़राब होती चली जाए, तो हमको समझना चाहिए कि जो डिजीज़ है वो इनक्योरेबल डिजीज़ है। ऐसी एग्रेवेशन से क्या इन्फ्रेंस निकालना है, ये उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। और आजकल जो वर्तमान अवस्था है, हम उसको देखते हैं तो वहाँ देखा गया है कि होम्योपैथ्स की दवाई के बाद बहुत सारे केसेस में एग्रेवेशन तो हो जाता है, यानी रोगी जिस बीमारी को लेकर आया था, होम्योपैथिक दवाई देने के बाद वो बीमारी उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे समझिए कुछ शरीर पे एक्जिमा वगैरह है, कोई स्किन डिजीज, तो वो दवाई के बाद बहुत बढ़ जाती है। और कभी कभी देखने में ये आता है कि पेशेंट बहुत ही ट्रबलसम स्थिति में, यानी परेशानी वाली अवस्था में पहुंच जाता है। पर हम होम्योपैथ्स को ये समझ नहीं आता कि ये एग्रेवेशन दवाई की सही होने का लक्षण है या हमारे दवाई के गलत होने का लक्षण है। तो ज़्यादातर होम्योपैथ उसको कहते रहते हैं कि ये देखो जी, मैंने आपकी बीमारी शरीर से बाहर निकाल दी है, अब ये परमानेंटली ठीक हो जाएगी, और इस तरह लोग रोगी को समझाकर उसको चलाते रहते हैं। परंतु बहुत बार रोगी इस आपके इस तर्क से वो संतुष्ट नहीं होता है और वो बहुत ही परेशान होता रहता है। लेकिन बहुत बार ये भी देखने में आया जाए कि वो अस्पताल तक पहुंच जाते हैं आपके इस सो कॉल्ड होम्योपैथिक एग्रेवेशन के कारण, और बहुत सारे वो ठीक भी हो जाते हैं एग्रेवेशन होने के बाद। तो अब ये होना जरूरी था या हो गया तो सही था? अब मैंने जो प्रैक्टिस शुरू की थी तो हमारे पास भी होम्योपैथिक एग्रेवेशन हुआ करते थे और हम भी समझते थे कि अच्छा हुआ। पर एग्रेवेशन के बाद भी जब एग्रेवेशन निकल जाता था रोगी का, तब भी वापस रोगी सही होने की बजाय अपनी पुरानी अवस्था में ही लौट आता था। तो फिर ऐसे एग्रेवेशन का फायदा हुआ क्या? तो जाहिर बात है कि ये एक गलत अवस्था है।
अब जैसे जैसे हमें होम्योपैथी का ज्ञान हुआ, हमारे द्वारा दिए गए प्रिस्क्रिप्शन थोड़ा और सुधरने लगे, धीरे धीरे सुधरते सुधरते आज एक काफ़ी अच्छी स्थिति में आ गए हैं जहां हमारे ज़्यादातर प्रिस्क्रिप्शन बड़े सटीक होते हैं, यानी ठीक होते हैं। तो उस केस में हमको होम्योपैथिक एग्रीवेशन नाम की चीज़ देखने को मिलती नहीं है, आजकल नहीं मिल रही है। तो इसका सीधा मतलब था कि जब शुरू में हमने प्रैक्टिस की थी और होम्योपैथी की दवाइयों की हमारे को बहुत कम समझ थी, उस वक्त हम गलत प्रिस्क्रिप्शन दिया करते थे अनजाने में, तो वो होम्योपैथिक एग्रीवेशन देखने को मिला करता था, जिसके समाप्त होने पर या चलते रहने पर अलग अलग परिणाम हमारे को प्राप्त होते थे, पर हम संतुष्ट रहते थे। और लेकिन कुछ हद तक परेशान भी होते थे कि अगर एग्रीवेशन हुआ तो मरीज को हैंडल कैसे किया जाए या उसको रोका कैसे जाए, उसको कैसे समझाया जाए कि ये उसकी फेवर में हुआ है, क्योंकि मरीज उस वक्त बहुत परेशानी में होता है। पर अब जब हमारा प्रैक्टिस करने का तरीका काफ़ी सुधर चुका है, तो अब हमको होम्योपैथिक एग्रीवेशन देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि अगर आपको होम्योपैथिक एग्रीवेशन देखने को मिल रहा है तो आपके द्वारा चुनी गई दवाई सिमिलिमम नहीं है, या तो पोटेंसी बहुत गलत है, या पोटेंसी के अलावा भी ज़्यादातर संभावना ये है कि आपने जो चुनाव किया है दवाई का, वो आपका चुनाव ही गलत है। और यही काम स्टालवार्ट्स के साथ भी होता था, पर उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारा सिलेक्शन ऑफ रेमेडी गलत था। उन्होंने इसको जस्टिफाइड करने की कोशिश की, पर आज अपने अनुभव से हम जान गए हैं कि वो प्रिस्क्रिप्शन ही गलत थे, इसलिए उनका रिजल्ट गलत था, ऑब्जर्वेशन गलत थी, तो फिर उन्होंने लिखा भी गलत है। तो अब आप खुद ही समझें, जब एग्रीवेशन हो रहा है और उसका मतलब है कि आपका दवाई का सिलेक्शन गलत है, तो उस केस में आपको भूल सुधार करना चाहिए और केस को दोबारा गहराई तक स्टडी करके रोगी के लिए फिर सही दवाई चुनने का प्रयास करना चाहिए। अब उसमें दवाई बिल्कुल अलग भी आ सकती है और जो हमने दवाई दी थी वो भी हो सकती है, उसकी पोटेंसी घटाने बढ़ाने से काम चल जाएगा। तो पर केस को दोबारा तो इवेलुएट करना ही पड़ेगा और उसके लिए सही दवाई का चुनाव करना पड़ेगा, चाहे वो उसके लिए एंटीडोट हो, कम्प्लीमेंट्री हो, कोई भी दवाई हो सकती है। पर इन एंटीडोट, कम्प्लीमेंट्री वगैरह जो हमारी पुस्तकों में लिखा है उसके आधार पर दवाई का चुनाव नहीं होगा। चुनाव करने का एक ही तरीका होता है, रोगी की प्रेजेंट मेंटल स्टेट, यानी रोगी की वर्तमान मानसिक अवस्था के आधार पर ही उस रोगी के लिए दवाई का चुनाव करना होगा। जब हम ऐसा करेंगे और रोगी को देंगे तो वो होम्योपैथिक एग्रीवेशन तुरंत ही सबसाइड हो जाएगा और पेशेंट को अच्छा लगने लगेगा, जिसको वेल बीइंग की फीलिंग कहते हैं, और वो ही दवाई फिर धीरे धीरे उसको ठीक करेगी। तो ये होम्योपैथिक एग्रीवेशन का आना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अब इसमें सवाल आता है कि जब हम 30 पोटेंसी देते हैं, सेंटेंसिमल देते हैं, तो उसमें एग्रीवेशन ज़्यादा होते हैं, ऐसा सभी ने देखा है। और जब LM पोटेंसी यूज करते हैं तो उसमें एग्रीवेशन या तो होते नहीं है या बहुत ही कम होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपकी मेडिसिन ठीक थी तो उसमें पोटेंसी की प्रॉब्लम रही, तो जो LM पोटेंसी थी, सेम मेडिसिन की LM पोटेंसी रोगी के लिए बिल्कुल सटीक प्रिस्क्रिप्शन था, तो उसमें एग्रीवेशन नहीं हुआ। तो फिर हमें समझ आ गया कि ये एग्रीवेशन का सिमिलर मतलब एक ही है कि आपका प्रिस्क्रिप्शन गलत है, दवाई का या पोटेंसी का। तो इसलिए एग्रीवेशन में रोगी को नहीं छोड़ा जा सकता। जैसा कि इन्होंने पूछा है कि क्या हम उसी अवस्था में रोगी को छोड़ के चलें, वेट करते रहें कि कब एग्रीवेशन खत्म होगा और कब ये सुधरेगा, वो ठीक नहीं है। रोगी परेशान होता है,
जबकि होम्योपैथी का इलाज बहुत ही जेंटल क्योर है। हनुमान साहब ने भी इसको जेंटल कहा है। जेंटल माने जो आपको परेशान ना करे। तो एग्रेवेशन तो हमेशा ही परेशान करता है, तो इसलिए हमेशा एग्रेवेशन में होने पर रोगी के केस को दोबारा लें और उसको सही दवाई का चुनाव करके उसको दें, ताकि एग्रेवेशन उसका हट जाए और रोगी सुधरने लगे। ये तो इन भाई साहब के सवाल का जवाब हो गया। लेकिन कुछ लोग बड़े अजीब से भी सवाल पूछते हैं। जैसे एक और भाई साहब है, उन्होंने जो संदेश लिखा है एपिस का वीडियो देखकर, सर क्या राजेश खन्ना का रोल, आनंद फिल्म की बात कर रहे हैं ये, जहां राजेश खन्ना हमेशा हंसता रहता है, हंसाता रहता है, जबकि उसको बड़ी आंतों का कैंसर बहुत आखिरी स्टेज पे होता है, फिर भी वो हंसता हंसाता रहता है। क्या वो रोल एपिस का कैरेक्टर है? अब सुपरफिशियली देखें तो वो एपिस लगता है, क्योंकि उसको मालूम होता है उसको कैंसर है, और फिर भी वो सबके सामने हंसता खेलता रहता है और सबको हंसाता खिताता रहता है। तो ये जो लेकिन हमारा जो सोचना है वो असलियत में ठीक है या नहीं ठीक है। हमने तो लेबल लगा दिया वो एपिस का कैरेक्टर है या एपिस का नहीं है, दूसरी ए दवाई बी सी डी किसी भी दवाई का हो सकता है, पर उसका फैसला कैसे होगा कि जो हमने दवाई चुनी है वो ठीक है? तो दवाई के सही होने का फैसला तो हमेशा दवाई देने के बाद होता है कि आपकी दवाई ने रोगी पे क्या असर डाला। अगर फेवरेबल असर डाला है, होम्योपैथी के सिद्धांत के अनुसार दवाई ने काम किया है, तो ही आपकी दवाई का सिलेक्शन ठीक है। तो इस तरह से जो इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं कि उस फिल्म में ये दिखाया गया है, उस नॉवल में ये दिखाया गया है, तो वो फलाने या जो हमारे नेता हैं बहुत सारे वर्तमान में या जो भूतकाल में बड़े बड़े नेता हो चुके हैं कि उनका जी वो कैरेक्टर है, यानी वो फलाने दवाई के थे। जैसे महात्मा गांधी की ये दवाई थी, नेहरू जी की ये दवाई थी, इब्राहिम लिंकन की ये दवाई थी, बिल गेट की ये दवाई है। तो ये हम स्टडी करने के लिए तो थोड़ा सा ठीक समझ सकते हैं, पर वो पूरी तरह से ठीक बात नहीं है, क्योंकि वहां हम अपने इस सोच को टेस्ट नहीं कर सकते, और बिना टेस्ट के तो आप कुछ भी सोचते रहे और कुछ भी लेबल लगाते रहे वो ठीक है। तो इसलिए ये मैं नहीं कह सकता कि वो एपिस का कैरेक्टर है। लेकिन अगर हम पूरी फिल्म को देखें तो वो एपिस का कैरेक्टर नहीं है। ये इनका सवाल एपिस का इसीलिए आया है क्योंकि इन्होंने मेरा वीडियो अच्छे से नहीं देखा है। आखिर कोई मेडिसिन में कोई रूब्रिक होता क्यों है, वो जानना जरूरी होता है। जो एपिस है उसमें है कि मर्थ सिमुलेट हिलरिटी वाइल ही फील्स रैचिड, यानी वैसे तो अपने आप को बहुत ही दुखी परेशान महसूस कर रहा है, दयनीय अवस्था में है, पर वो फिर भी हंसता खेलता जोश से जैसे उछलता कूदता रहता है, ताकि सबको लगे वाह क्या मस्त आदमी है, क्या, यानी उसकी उससे बीमारी छुप जाती है, लोगों को पता नहीं लगता है। तो ऐसा करने के पीछे उसकी कोई वजह होनी चाहिए, क्योंकि ये दो चीजें हैं, एक तो हिलैरिटी है और एक वो यानी सिमुलेट हिलैरिटी, यानी हिलेरियस दिखाने की कोशिश करता रहता है वो। तो इसका मतलब है कि वो दुखी नहीं दिखाना चाहता, इसका मतलब वो दुखी है। तो ये करने की क्या वजह है कि जो है वो नहीं दिखाना चाहता? तो कैरेक्टर वहां से शुरू होता है। तो ऐसा आनंद के पीछे कोई ज़्यादा ये वजह नहीं थी जो एपिस की वजह होती है कि वो अगर दुखी दिखाएगा तो उसके लिए कोई परेशानी का कारण बन सकता है या दूसरों को उससे असुविधा होगी, ऐसे। तो ऐसा इसके अंदर कुछ नहीं था, ये हंसता था कि भाई चलो जैसी जिंदगी है उसको मज़े में गुजारो, ये वजह थी। इसलिए कैरेक्टर था उसका। तो वो कैरेक्टर सही ढंग से एपिस का कैरेक्टर
नहीं है। एक और प्रश्न इसी वीडियो में ले लेते हैं, क्योंकि बड़े छोटे छोटे प्रश्न हैं। ये पूछ रहे हैं, सर हैनेमान साहब ने ऐसा क्यों कहा है कि ज्यादा ताकतवर हमेशा कम ताकतवर को दबा देता है? सर कृपया बताएं। अब ये कोई प्रश्न मेरे हिसाब से तो बनता नहीं है, पर इन्होंने पूछा है तो मैं समझता हूं मुझे जवाब देना चाहिए। ये तो हम दुनियादारी में रोज ही देखते हैं कि जो ज्यादा पावरफुल फोर्स होगा अगर अपोजिट दिशा में लगेगा तो उसको दबाई देगा। तो ये एक यूनिवर्सल लॉ है। हैनेमन साहब ने इसको ऑब्जर्व किया और वो उसको एज ए प्रिंसिपल बताया कि ऐसे होता है कुदरत में। तो ये ऐसा ही सवाल है जैसे कोई कहे कि जो पृथ्वी है वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। अगर कोई न्यूटन ने बताया कि ऐसा होता है तो फिर आप कहो जी उन्होंने क्यों बताया? अरे भाई ये यूनिवर्सल लॉ है। अगर कोई के भी अग्नि है वो हमेशा पृथ्वी से ऊपर की तरफ उठती है, कोई बताता है, आप देखते हो ना ऐसा होता है, तो ये यूनिवर्सल लॉज हैं। तो हैनेमान साहब ने यूनिवर्सल लॉ बताया था अपने अनुभव के आधार पे। तो अब उस यूनिवर्सल लॉ को आप कैसे अप्लाई करें, कैसे उसका इस्तेमाल करें, ये एक अलग बात है, पर ये लॉ यूनिवर्सल है। और जैसे उन्होंने समझाया था कि एक सिमिलर मेडिसिन जो हेल्दी मनुष्य में कुछ प्रोड्यूस करती है सिम्टम, अगर किसी व्यक्ति में वैसे ही सिमिलर सिम्टम मौजूद हैं तो आपकी वो दवाई उसमें से वो बीमारी को ठीक कर देगी। तो इसी को हम लॉ ऑफ सिमिलर्स कहते हैं। तो ये एक यूनिवर्सल लॉ है। जैसे अब आप पूछें भाई दो मैग्नेट के सिमिलर पोल हैं नॉर्थ नॉर्थ, वो एक दूसरे को रिपेल क्यों करते हैं? ऐसा आप क्यों कह रहे हो रिपेल करते हैं? तो हम कह नहीं रहे, आप दो पोल्स को रख के देखो रिपेल करने लगते हैं। या अपोजिट पोल्स आपस में अट्रैक्ट क्यों करते हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तो आप रख के देखिए अट्रैक्ट करते हैं। तो ये एक लॉ है, नेचर में होने वाली घटना है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है हमारी कि नेचर में ऐसे होता है। तो हैनेमान साहब ने बता दिया, तो इसके पीछे कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी कॉमन सेंस से समझने वाली बात है। तो मुझे लगता है कि आपको मेरे सवाल का जवाब मिल गया होगा और इससे आप सेटिस्फाई हो गए होंगे। नहीं होंगे तो आप दोबारा मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख लें, तो हम फिर दोबारा जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।